हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र से है। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। यानी भाषा में तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो पहला है कि केवल बच्चों की कमियां जानना, यानी केवल बच्चों की कमियां जानना, तो ये भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। या अगला देखिएगा कि केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, यानी केवल यह जानना कि बच्चों ने क्या सीखा, तो ये भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। या नेक्स्ट देखिएगा कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, यानी बच्चों को तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, तो ये भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। यह सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना तथा समझना। तो देखिए कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी गई है इसमें। तो पहला है कि पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, यानी बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ विधि ये है कि पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। या अगला है कि भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अनुभव लिखना। या नेक्स्ट है कि 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना। या अगला है कि मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना। तो देखिएगा कि इसमें बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ विधि ये है कि भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर तो बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो पहला है कि जिनमें मूल्य हो, यानी प्राथमिक स्तर पर पीआरटी लेवल पर तो बच्चे ऐसी कविताएं पसंद करते हैं कि जिनमें कोई मूल्य हो। या अगला देखिएगा कि जिनमें योग्यता हो, यानी पीआरटी लेवल पर बच्चे ऐसी कविताएं पसंद करते हैं कि जिनमें कोई योग्यता हो। या अगला है कि जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो। या देखिएगा कि जिनमें तुकबंदी हो। तो देखिए पीआरटी लेवल के बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनको ऐसी कविताएं पसंद हैं कि जिनमें तुकबंदी हो, जिनमें उनको आनंद आए, इस तरह की कविताएं वो पसंद करते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। तो पहला है निबंध, एकांकी, जीवनी या आत्मकथा। तो देखिएगा कि इसमें जो है कौन सी विधा पूछा गया है कि अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना चाहिए, तो वो है एकांकी ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। यानी व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये है कि व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। या अगला है कि भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना। या नेक्स्ट है कि व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। या अगला है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। यानी भाषा में गणना करते समय, आकलन करते समय तो आप सबसे कम महत्व किसे देंगे। तो पहला है कि प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी भाषा में आकलन करते समय सबसे आप कम महत्व प्रश्नों के उत्तर लिखना इसे देंगे। या देखिएगा कि प्रश्नों का निर्माण करना, आप सबसे कम महत्व इसको देंगे। या नेक्स्ट है कि परिचर्चा पर, यानी परिचर्चा का सबसे कम महत्व देंगे। या सृजनात्मक लेखन, तो सृजनात्मक लेखन का सबसे कम महत्व देंगे। तो देखिएगा कि भाषा में आकलन करते समय आप सबसे कम महत्व तो परिचर्चा को देंगे।
परिचर्चा को भाषा में आकलन करते समय, तो आप इसे सबसे कम महत्व देंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो देखिएगा कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में तो कौन सा कथन उचित नहीं है। तो पहला है कि यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, यानी हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में तो ये कथन उचित नहीं है। या अगला है कि यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यानी ये कथन उचित नहीं है। या नेक्स्ट है कि यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, यानी ये कथन उचित नहीं है। या अगला है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो देखिए कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में तो कौन सा कथन उचित नहीं है। तो ये नहीं है कि यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तो देखिएगा कि ये कथन जो है तो ये कथन उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास, तो इसमें जो है बच्चे को आपको अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण नहीं करना है, इन श्रेणियों में विभाजित नहीं करना है। बच्चे को जो है अलगाव नहीं करना है, ये निगेटिव हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, यानी निगेटिविटी नहीं होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी किस कौशल में, तो पढ़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला है कि पढ़ने की गति में, यानी पढ़ना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने की गति में, या अर्थ एवं अनुमान में, या शब्दों का उच्चारण में, या वर्गों की पहचान में। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है अर्थ एवं अनुमान में। तो अर्थ एवं अनुमान ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। सपना जो कि एक शिक्षिका है, तो वो अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानती है, यानी आप जो है इस ऑप्शन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा आप जो है प्रभावी क्रियाकलाप तो किसे मानते हैं। तो पहला है कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, यानी आप सबसे प्रभावी तरीका इसे मानते हैं। या शब्दों को जोर जोर से बोलना, ये सबसे प्रभावी तरीका होगा। या कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, यानी सबसे प्रभावी तरीका ये होगा। या अगला है कि समाचार पत्र का वाचन करना। तो देखिएगा कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। तो आप सबसे ज़्यादा प्रभावी विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, तो सबसे प्रभावी क्रियाकलाप यही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक, यानी उच्च प्राइमरी स्तर पर तो मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के लिए तो आपके लिए सर्वाधिक क्या होना चाहिए। तो पहला है कि मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, यानी सबसे प्रभावी ये होना चाहिए। या अगला देखिएगा कि अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, या संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। या नेक्स्ट है कि मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो देखिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर तो मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में तो आपके लिए सर्वाधिक ये होगा कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका पीआरटी लेवल पर तो एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है। पीआरटी लेवल पर एक अध्यापिका है तो वो संज्ञा पढ़ा रही है, लेकिन संज्ञा पढ़ाते समय तो सबसे पहले वो संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है।
देखिए अध्यापिका जो है तो सबसे पहले संज्ञा पढ़ाती है, उसके बाद में संज्ञा की जो है परिभाषा बताती है। सबसे पहले जो है अध्यापिका तो संज्ञा की परिभाषा बताती है, संज्ञा पढ़ाते समय तो संज्ञा की परिभाषा बताती है। उसके बाद उससे संबंधित यानी संज्ञा से संबंधित तो वो संज्ञा का उदाहरण समझाती है। तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? तो देखिए प्रत्यक्ष विधि अपनाती है, सूत्र विधि अपनाती है, या आगमन विधि अपनाती रही है, या निगमन विधि। तो अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद जो है उसका उदाहरण समझाती है। तो ये बता रही है निगमन विधि, निगमन विधि अध्यापिका बता रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहला है कि पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, या पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे, या पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ बनवाएंगे, या अगला है कि बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। तो देखिए पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप ये करेंगे कि बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। जब बच्चे ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तब उनके जो है शब्दों का उच्चारण की जांच हो सकेगी कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा सबसे सही उत्तर ये हो जाएगा कि बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उनके उच्चारण की जांच हो सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है, यानी बच्चों की सुनने की योग्यता का विकास करने में तो सर्वाधिक क्या सहायक है? तो पहला है कि भाषा प्रयोगशाला, यानी बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में तो सर्वाधिक सहायक है भाषा प्रयोगशाला, या ऑडियो टेप, या शब्दों का श्रुतलेख, या परस्पर बातचीत। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है परस्पर बातचीत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च कक्षाओं में, तो उच्च कक्षाओं में पहला है कि साहित्य साध और भाषा कौशल साधन, या केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है उच्च कक्षाओं में। तो देखिए कि केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य, या भाषा की पाठ्यपुस्तक का अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतें से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का है और जो है उद्देश्य है? तो पहला है कि श्रवण कौशल का, या लेखन कौशल का, या बोलने की कौशल का, या पठन कौशल का। तो पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह भाषाई कौशल का पठन कौशल का उद्देश्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो इनमें से देखिएगा अक्षर बोध की विधि कौन सी नहीं है? तो पहला है वाक्य विधि, यानी वाक्य विधि जो है तो अक्षर बोध की विधि नहीं है, या प्रत्यक्ष विधि, या वर्ण विधि, या शब्द विधि। तो अक्षर बोध की विधि प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, यानी भाषा कौशलों के बारे में तो भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, यानी ये कथन सही है। या भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है, या अगला है कि भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं, या नेक्स्ट सबसे लास्ट है कि भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो देखिएगा कि जहाँ पर केवल आ रहा है केवल वर्ड तो ये निगेटिव वर्ड होगा। तो ये तो ऑप्शन में देखिएगा केवल देखते ही आप लोग काट दीजिएगा, क्योंकि केवल जो है तो ये निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। देखिए केवल केवल तो सही उत्तर देखिए इसमें नहीं है केवल। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि भाषा के कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। तो ये कथन जो है तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें देखिए केवल केवल हर जगह लगा है तीनों में, तो ये तीनों जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। यानी भाषा शिक्षण की किस विधि में जो है तो मातृभाषा को मध्यस्थ यानी बीच में नहीं रखा जाता। तो पहला है कि व्याकरण विधि में, यानी व्याकरण विधि में जो है तो मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, या सूत्र विधि में, या अनुवाद विधि में, या प्रत्यक्ष विधि में। तो देखिएगा कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, तो वो है प्रत्यक्ष विधि में। यानी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें। तो व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति जो है अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या होता है कि बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। तो देखिएगा कंठस्थ करना ये तो निगेटिव हो जाएगा, कंठस्थ करना रटवाना ये नहीं करना है आपको। उसके बाद बच्चे उदाहरणों से उस नियमों की ओर जाते हैं, ये भी गलत होगा। उसके बाद देखिएगा बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं या बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति जिसमें जो है अपेक्षाकृत अधिक उचित है तो वो है कि बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, यानी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। या अगला है कि अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, ये है। या नेक्स्ट है कि बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना, या ये है या मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो देखिएगा कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब अगले वीडियो में और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।